जय हिंद दोस्तों। मैंने इससे पहले डिसेबिलिटी पेंशन पर कुछ वीडियो किए हैं। उनके जवाब में मेरे पास बहुत से कमेंट्स आए हैं। उन कमेंट्स के शब्द तो अलग अलग हैं, लेकिन सभी में एक ही सवाल छुपा हुआ है। और सैनिकों का वो सवाल है कि मैंने देश की सेवा में अपनी ज़िंदगी के सबसे इम्पॉर्टेंट साल डिवोट किए हैं, फिर मुझे इस तरह से हैरेस क्यों किया जा रहा है। और ये हैरेसमेंट बहुत लंबी चल रही है। अच्छी खबर यह है कि 1 जुलाई 2025 को 300 सैनिकों की हैरेसमेंट को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने खत्म किया है। चलिए देखते हैं कैसे। मैंने इस वीडियो को 4 भागों में बांटा है। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि इस केस के डिटेल्स क्या हैं। पार्ट 2 में बताऊंगा कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने सरकार के वकील ने क्या दलील पेश की और जवाब में सैनिकों के वकील ने कोर्ट में क्या कहा। पार्ट 3 में बताऊंगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया और अपने फैसले के पीछे क्या कारण दिए। और पार्ट 4 में डिसेबल्ड सैनिक भाइयों के लिए 3 सुझाव दूंगा। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, इस वीडियो के अंत में मैंने हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर डिसेबल्ड सैनिक भाइयों के लिए 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सुझाव दिए हैं। तो अगर आपको इस मुद्दे को ठीक से समझना है तो आपको ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। ग्रेट, तो चलिए पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं और केस डिटेल्स पर नजर डालते हैं। तो इन 300 केसेस में डिसेबिलिटी पेंशन को रिजेक्ट करने का कारण दिया गया है कि जब इन सैनिकों को पहली बार डिसेबिलिटी मिली तब वो पीस स्टेशन में पोस्टेड थे। कोर्ट ने इन केसेस को एक्सप्लेन करने के लिए अपनी जजमेंट में इनमें से एक सैनिक कर्नल बलबीर सिंह का उदाहरण दिया है। कर्नल बलबीर सिंह 1989 में इंडियन आर्मी में कमीशन हुए और 30 जून 2021 को रिटायर हो गए। साल 2012 में कर्नल बलबीर सिंह पुणे में पोस्टेड थे। पुणे में हुए मेडिकल के दौरान पाया गया था कि उन्हें डायबिटीज टाइप 2 की बीमारी है। रिटायरमेंट जाने से पहले फरवरी 2021 में कर्नल बलबीर सिंह का रिलीज मेडिकल बोर्ड यानी आरएमबी हुआ। आरएमबी ने लिखा कि कर्नल बलबीर सिंह को डायबिटीज टाइप 2 है और इस कारण से उनकी डिसेबिलिटी 20% है, लेकिन उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी जा सकती क्योंकि 2012 में जब कर्नल बलबीर सिंह पहली बार लो मेडिकल कैटेगरी बने तब वो पीस स्टेशन में पोस्टेड थे। कर्नल बलबीर सिंह ने आरएमबी के इस फैसले के खिलाफ एजीज ब्रांच में अपील की। उस अपील को रिजेक्ट कर दिया गया। तब उन्होंने 2022 में आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल यानी एएफटी में केस फाइल किया। एएफटी ने कर्नल बलबीर सिंह के हक में फैसला सुनाया। एएफटी ने अपने फैसले के लिए ये 2 कारण दिए। एएफटी ने सुप्रीम कोर्ट की 2013 की एक जजमेंट को रेफर किया। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में सिग्नल मैन धर्मवीर के हक में फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में लिखा था कि रिटायरमेंट के समय डिसेबिलिटी का फैसला लिया जाता है एंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअल्टी पेंशनरी अवार्ड्स 1982 के हिसाब से। एंटाइटलमेंट रूल्स 1982 का रूल नंबर 5 कहता है कि जब किसी सैनिक ने सेना में ज्वाइन किया था और उसके रिकॉर्ड में उस बीमारी का कोई जिक्र नहीं था तो यह माना जाएगा कि ज्वाइनिंग के समय वो सैनिक पूरी तरह से फिट था और इसलिए यह भी माना जाएगा कि वो बीमारी या इंजरी सैनिक को फौजी नौकरी के कारण हुई है और इसलिए वो डिसेबिलिटी पेंशन का हकदार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बीमारी फौजी नौकरी के कारण हुई है या नहीं, ये सिद्ध करने की जिम्मेवारी सैनिक की नहीं फौज की होगी, बल्कि ऐसे केस में सैनिक को बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया जाएगा। बेनिफिट ऑफ द डाउट का अर्थ है कि अगर शक की गुंजाइश है कि बीमारी फौज की नौकरी के कारण हुई है या नहीं तो फैसला सैनिक के हक में लिया जाएगा और उसे डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी। दूसरी बात जो एएफटी ने अपनी जजमेंट में लिखी वो ये थी कि डिसेबिलिटी पेंशन के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सैनिक उस समय पीस स्टेशन में नौकरी कर रहा था या फील्ड में जब उसकी बीमारी या इंजरी फौज में पहली बार सामने आई थी। एएफटी ने लिखा कि पीस स्टेशन में भी फौज की नौकरी के अपने स्ट्रेस और स्ट्रेन होते हैं, जैसे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, एक्सट्रीम वेदर वगैरह, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि 1 जुलाई 2025 की जजमेंट में केवल कर्नल बलबीर सिंह के केस को विस्तार से बताया गया है, लेकिन सभी 300 केसेस का सार यही है। सभी सैनिकों को
पीस पोस्टिंग के कारण डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी गई है। सभी 300 सैनिक एएफटी में केस जीते थे और एमओडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एएफटी के फैसलों के खिलाफ पिटीशन डाली थी। तो ये थे केस के डिटेल। अब आते हैं पार्ट 2 पर और देखते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के सामने दोनों पक्षों ने क्या क्या दलील पेश की। इस केस में सरकार के वकील थे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणी। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने सरकार की ओर से हाई कोर्ट के सामने 3 महत्वपूर्ण बातें रखी। नंबर 1, ये सही है कि एंटाइटलमेंट रूल्स 1982 का रूल नंबर 5 कहता है कि जब किसी सैनिक ने सेना में ज्वाइन किया था और उसके रिकॉर्ड में उस बीमारी का कोई जिक्र नहीं था, तो यह माना जाएगा कि ज्वाइनिंग के समय वो सैनिक पूरी तरह से फिट था। लेकिन ये रूल्स अब एप्लीकेबल नहीं है। सरकार ने 2008 यानी 2008 में नए एंटाइटलमेंट रूल्स घोषित किए थे। एंटाइटलमेंट रूल्स 2008 का रूल नंबर 6 कहता है कि सैनिक को डिसेबिलिटी पेंशन तभी मिलेगी अगर यह पाया जाता है कि फौजी नौकरी और सैनिक की डिसेबिलिटी का कॉजल कनेक्शन है। कॉजल कनेक्शन का अर्थ है कि यह सिद्ध हो जाता है कि बीमारी जैसे डायबिटीज 2 या हाइपरटेंशन फौजी नौकरी की कंडीशंस के कारण ही हुई हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये सभी सैनिक 2008 के बाद रिटायर हुए हैं, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिग्नल मैन धर्मवीर का फैसला सुनाया था एंटाइटलमेंट रूल्स 1982 के अनुसार। इसलिए इन 300 सैनिकों पर सिग्नल मैन धर्मवीर वाला आर्गुमेंट लागू नहीं है। नंबर 2, दूसरी बात जो अटॉर्नी जनरल ने कही वो ये थी कि इनमें से बहुत से केसेस में सैनिकों ने 2 अपील किए बिना एएफटी में केस डाल दिया था, इसलिए एएफटी को उनका केस लेना ही नहीं चाहिए था। और नंबर 3, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, इसलिए मेडिकल बोर्ड का फैसला फाइनल माना जाना चाहिए। मतलब अगर आरएमबी ने लिख दिया कि डिसेबिलिटी फौजी नौकरी के कारण नहीं हुई है, तो कोर्ट को भी आरएमबी के इस डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ये थे सरकारी वकील के आर्गुमेंट। अब देखते हैं कि सैनिकों के वकील ने जवाब में क्या कहा। तो सैनिकों के लर्नड काउंसिल ने ये 3 बातें कही। नंबर 1, अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा है कि सिग्नल मैन धर्मवीर के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन 300 केसेस पर लागू नहीं है। लेकिन यह बात गलत है। क्यों? क्योंकि उस फैसले में एंटाइटलमेंट रूल्स 1982 के अलावा रेगुलेशंस फॉर द मेडिकल सर्विसेज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस 1983 का भी जिक्र है। वो रेगुलेशंस तो अब भी लागू हैं। उन रेगुलेशंस की रेगुलेशन नंबर 423 कहती है कि अगर मेडिकल बोर्ड लिखता है कि डिसेबिलिटी फौजी नौकरी के कारण नहीं हुई है, तो उन्हें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। लेकिन इन केसेस में आरएमबी ने ऐसी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, खाली लिख दिया है कि पीस पोस्टिंग थी। रेगुलेशन नंबर 423 के हिसाब से सिर्फ इतना लिखना काफी नहीं है। नंबर 2, पीस स्टेशन में भी फौज की नौकरी के अपने स्ट्रेस और स्ट्रेन होते हैं। पीस स्टेशन की फौजी नौकरी सिविल नौकरी जैसी नहीं होती। रात को गार्ड ड्यूटी देनी पड़ती है, लंबे रूट मार्चेस करने पड़ते हैं, राजस्थान में ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज में जाना पड़ता है। ये ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के कारण डिसेबिलिटी का होना संभव है। और नंबर 3, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एमओडी को कई बार सलाह दी है कि वो ऐसे डिसेबिलिटी पेंशन के केसेस में जितनी भी अपील की थी सभी को विड्रॉ करे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी 7 फरवरी 2019 के फैसले में सरकार को चेतावनी दी थी कि वो एएफटी के फैसलों के खिलाफ कोर्ट्स में अपील ना करे। आखिरकार अगर एएफटी के सभी फैसलों के खिलाफ अपील करनी थी तो फिर एएफटी बनाया क्यों? भाई आपने ही बनाया था और आप ही उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। सैनिकों के वकील ने कोर्ट से कहा कि इन तीनों बातों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पिटीशन खारिज किया जाना चाहिए और सभी 300 सैनिकों को डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए। तो ये था पार्ट 2। अब आते हैं पार्ट 3 पर और देखते हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या कहा। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये 3 बातें कही। नंबर 1, ये सही है कि एंटाइटलमेंट रूल्स 2008 कहते हैं कि अगर सैनिक फौज ज्वाइन करते समय फिट भी था तो भी ये नहीं माना जा सकता कि बीमारी फौजी नौकरी के कारण हुई थी।
लेकिन एंटाइटलमेंट रूल्स 2008 का रूल नंबर 7 कहता है कि अगर आरएमबी लिखता है कि बीमारी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस नहीं थी, तो आरएमबी को इसके लिए विस्तार में कारण देने होंगे। इन सभी केसेस में ऐसा नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा कि हमारे सैनिक ऐसे स्थानों में और ऐसी कंडीशंस में सर्व करते हैं जहां रहने की सुविधाएं ना के बराबर हैं और क्लाइमेट कंडीशंस बहुत एक्सट्रीम है। ऐसे में आरएमबी का खाली ये लिख देना कि सैनिक पीस स्टेशन में पोस्टेड था, ये काफी नहीं है, बल्कि ये इंटाइटलमेंट रूल्स 2008 के खिलाफ है। अटॉर्नी जनरल साहब ने बोला है कि आरएमबी सैनिक की पूरी मेडिकल और फैमिली हिस्ट्री को कंसीडर करते हैं अपना फैसला देने के लिए, लेकिन आरएमबी की बोर्ड प्रोसीडिंग देखकर ऐसा लगता नहीं। नंबर 2, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि डिसेबिलिटी पेंशन इज नॉट एन एक्ट ऑफ जेनरोसिटी। मतलब अगर सरकार सैनिकों को डिसेबिलिटी पेंशन के बेनिफिट देती है तो वो उन पर कोई एहसान नहीं कर रही है। सैनिकों ने देश की सेवा में सैक्रिफाइसेस किए हैं और ये बेनिफिट उनका अधिकार है। और नंबर 3, अटॉर्नी जनरल साहब ने 2 और इंपॉर्टेंट बातें कही। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट आरएमबी की एक्सप्लेनेशन से संतुष्ट नहीं है तो ये सभी केसेस आरएमबी के पास वापस भेजे जाएं और उन्हें मौका दिया जाए विस्तार से एक्सप्लेनेशन लिखने का। उन्होंने ये भी कहा है कि एएफटी में जाने से पहले बहुत से सैनिकों ने 2 अपील तो डाली ही नहीं थी जो कि प्रोसीजर के खिलाफ है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि हम अटॉर्नी जनरल की इन दोनों बातों से सहमत हैं, लेकिन इन 300 केसेस में ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है और वो अपने फैसले को पोस्टपोन नहीं करेंगे। इन बातों को कहने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार एएफटी के फैसलों पर अमल करे और इन 300 सैनिकों को डिसेबिलिटी पेंशन दे। ये कहकर उन्होंने सेंटर के पिटीशन को डिसमिस कर दिया। तो ये तो हो गया केस। अब सवाल आता है कि क्या इन 300 सैनिकों को डिसेबिलिटी पेंशन जल्द ही मिलेगी या नहीं? तो जवाब है कि जब तक नया पीपीओ ना आ जाए और पैसा अकाउंट में ना आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे देश के सिस्टम में बहुत सी चीजें इस सिद्धांत पर काम करती हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो सालों तक डिसेबिलिटी केसेस को लटकाकर एमओडी ने दिखा दिया है कि लाठी तो उन्हीं के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट्स ने पहले भी सैनिकों के हक में बहुत सी जजमेंट्स दी हैं, लेकिन हर बार सरकारी बाबू एक नई लाठी लेकर आए हैं डिसेबल्ड सैनिकों को टॉर्चर और हैरेस करने के लिए। इस बार देखते हैं क्या होता है। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं डिसेबल्ड सैनिक भाइयों को 3 इंपॉर्टेंट सुझाव देना चाहूंगा। नंबर 1, जब भी आपका मेडिकल बोर्ड होता है और आपको लो मेडिकल कैटेगरी में डाला जाता है तो बोर्ड प्रोसीडिंग्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ साइन नहीं कर देना है। खासकर ये कि क्या मेडिकल बोर्ड ने आपकी बीमारी या इंजरी को एट्रीब्यूटेबल या एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस बोला है या नहीं। नंबर 2, रिटायरमेंट जाते समय अगर आप आरएमबी के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो एजीज ब्रांच में 2 अपील फाइल करनी है। एएफटी तभी जाना है अगर ये 2 अपील रिजेक्ट हो जाए। अगर आप पहले ही एएफटी चले गए तो बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। और नंबर 3, मेरे पास बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं जिनमें लोग बता रहे हैं कि उन्हें शेल्टर अपॉइंटमेंट ना मिलने के कारण घर भेजा जा रहा है। तो उनके लिए मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है और वो ये है कि जब आपसे सर्विस का ऑप्शन मांगा जाता है तो उसमें आपने अनविलिंग नहीं करना है। अगर आप अनविलिंग दे देते हैं तो इसे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का केस माना जाएगा और आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप विलिंग करते हैं और फिर भी आपको घर भेजा जाता है तो इसे इनवैलिडमेंट का केस माना जाएगा। इस केस में आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी चाहे आपकी डिसेबिलिटी 1% भी क्यों ना हो। इनवैलिडमेंट के केस में 1% डिसेबिलिटी को भी ब्रॉडबैंड करके 50% कर दिया जाएगा। तो याद रखें कि शेल्टर अपॉइंटमेंट ना मिलने पर अनविलिंग नहीं करना है। तो ये था आज का वीडियो। सभी डिसेबल्ड सैनिकों को मेरी शुभकामनाएं कि उनका केस जल्दी से फाइनल हो और हैरेसमेंट खत्म हो। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।